हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन नगर पालिका अधिनियम को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में अपन पिछले वीडियो से आगे की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको धारा 39 में नगर पालिका के सदस्यों के हटाए जाने की जो आधार हैं या जिन कारणों से हटाया जा सकता है उनकी अपन ने चर्चा की थी। धारा 39 के रिमेनिंग पार्ट, बचे हुए पार्ट को, और इसके बाद में धारा 45 तक की चर्चाएं अपन इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, पीछे मैंने धारा 39 में आपको सदस्यों के हटाए जाने के आधारों की चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि किसी भी नगर पालिका के सदस्य को हटाए जाने का जो कार्य है या अधिकार है वो किसको है? राज्य सरकार को है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नगर पालिका के किसी भी सदस्य को हटने का आदेश देने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ठीक है। किन आधारों पर नगर पालिका के सदस्यों को हटने का आदेश राज्य सरकार दे सकती है, उन आधारों की चर्चा अपन ने धारा 39 के पहले पार्ट में कर ली है और इस वीडियो में अपन कुछ बची हुई बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखो, पीछे जिन आधारों पर राज्य सरकार को किसी भी नगर पालिका के सदस्य को हटने का आदेश देने की शक्ति है और नगर पालिका के सदस्य को हटने का आदेश राज्य सरकार दे सकती है, तो वो आदेश देने से पूर्व राज्य सरकार को क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। कहने का मतलब, राज्य सरकार जो है वो सीधा उन आधारों पर जिनकी अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की है, हटने का सीधा आदेश नहीं दिया जाएगा। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं या कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें राज्य सरकार को हटने का आदेश देने से पहले सिस्टमेटिक तरीके से पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए, राज्य सरकार कौन कौन से कार्य करेगी। तो पहला है, अगर राज्य सरकार को कोई जांच आवश्यक लगती हो तो वो जांच कौन कर सकती है? राज्य सरकार स्वयं कर सकती है या किसी वर्तमान अधिकारी से या किसी सेवानिवृत्त अधिकारी से जांच करवा सकती है। तो देखिए, राज्य सरकार किसी भी सदस्य को हटने का आदेश देगी, उससे पहले अगर आवश्यक समझती है तो जांच करवाएगी और अगर राज्य सरकार को आवश्यक नहीं लगता है तो जांच करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि राज्य सरकार ऐसी जांच करवाना आवश्यक समझती है तो ये जांच किसके माध्यम से करवाई जा सकती है? तो देखो, राज्य सरकार स्वयं वो जांच कर सकती है, किसी वर्तमान अधिकारी से करवा सकती है और किसी सेवानिवृत्त अधिकारी से ये जांच करवा सकती है। ठीक है। और यदि राज्य सरकार किसी वर्तमान, अगर स्वयं ये जांच नहीं करती है और किसी अधिकारी से जांच करवाती है तो वो अधिकारी या तो वर्तमान सेवा में हो सकता है या पहले से सेवानिवृत्त हो सकता है। लेकिन हर किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से राज्य सरकार ये जांच नहीं करवा सकती। इस अधिनियम की धारा 39 में साफ लिखा हुआ है कि जब राज्य सरकार किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से अपेक्षित जांच करवाती है तो वह अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा से नीचे की रैंक का नहीं होगा। कहने का मतलब, वो अधिकारी किस रैंक से नीचे का नहीं होगा? RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राज्य प्रशासनिक सेवा या RAS से नीचे का नहीं होगा। ठीक है। तो पहली बात, यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो जांच करवा सकती है। अगर जांच करवाना चाहती है तो जांच कौन करेगा? राज्य सरकार स्वयं कर सकती है, किसी वर्तमान अधिकारी से करवा सकती है और किसी सेवानिवृत्त अधिकारी से करवा सकती है। और राज्य सरकार यदि किसी अधिकारी से जांच करवाएगी तो अधिकारी किसी भी शर्त पर राज्य प्रशासनिक सेवा या RAS से नीचे की रैंक का नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी फॉर्मेलिटी इसमें दी हुई है कि हटने का आदेश देने से पूर्व उस सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा। कहने का मतलब, जिस सदस्य को राज्य सरकार हटने का आदेश देने जा रही है तो हटने का आदेश देने से पहले राज्य सरकार उसे अपना स्पष्टीकरण या अपना पक्ष रखने का अवसर देगी। अर्थात धारा 39 में सुनवाई का अवसर देकर ही राज्य सरकार को किसी सदस्य को हटाने का अधिकार है। तो देखो, पहले जांच करवाना जरूरी नहीं है, अगर आवश्यक समझती है राज्य सरकार तो जांच करवा सकेगी। ठीक है। खुद कर सकेगी, किसी वर्तमान अधिकारी से करवा सकेगी और सेवानिवृत्त अधिकारी से करवा सकेगी। अगर किसी खुद जांच नहीं करके किसी अधिकारी से जांच करवाती है, चाहे वो वर्तमान हो या सेवानिवृत्त हो, तो वो किस रैंक से नीचे का नहीं होगा? RAS की रैंक से नीचे का नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आप देखेंगे कि हटने का आदेश देने से पहले किसी भी सदस्य को राज्य सरकार जो है वो सुनवाई का अवसर देगी। तो इसका मतलब ये है कि सुनवाई का अवसर देने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को उस सदस्य को देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये दोनों चीजें, ठीक है, ये दोनों चीजें
आपको इसमें ध्यान में रखनी है। फिर देखो हटने का आदेश देने से पहले राज्य सरकार को जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी, वो फॉर्मेलिटीज जो है वो दोनों मैंने आपको बता दी है। फिर राज्य सरकार किसी नगरपालिका सदस्य को हटने का आदेश दे सकेगी, तो वो हटने के आदेशों से पहले जो आधार यदि आपसे पूछे जाते हैं, तो इस सेक्शन में 3 आधार जो है वो डिस्कस किए गए हैं। पहला आधार, राज्य सरकार अपनी स्वप्रेरणा से हटने का आदेश दे सकती है, सुओ मोटो, अपनी प्रेरणा से हटने का आदेश दे सकती है। दूसरा है कि इस संबंध में किसी नगरपालिका से कोई रिपोर्ट मिलने पर भी राज्य सरकार हटने का आदेश दे सकती है। ठीक है। तीसरा जो ग्राउंड है इसमें, राज्य सरकार को किसी अन्य आधार पर कोई तथ्य मिलने पर, तो यहां देखिए हटने का आदेश ये ऊपर वाली दोनों फॉर्मेलिटीज के साथ साथ किस आधार पर इस कार्यवाही को शुरू कर सकती है। तो राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से कर सकती है, या नगरपालिका को कोई लिखित रिपोर्ट मिले उस आधार पर कर सकती है, या राज्य सरकार को किसी अन्य आधार पर कोई तथ्य मिलने पर भी ऐसा कर सकती है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो बात है, यदि राज्य सरकार किसी सदस्य को हटने के लिए किसी सदस्य के विरुद्ध जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर देती है, देखो ध्यान रखना, यदि इस सेक्शन के तहत किसी सदस्य को हटाने के लिए राज्य सरकार अपनी कार्यवाही शुरू कर देती है, तो जांच की समाप्ति व आदेश पारित करने तक राज्य सरकार उस सदस्य को निलंबित कर सकती है। ये देखो बात को समझेंगे। यदि राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाने की कार्यवाही शुरू कर देती है, तो जब तक हटाने की कार्यवाही या जांच वगैरह या चलती रहेगी, तब तक राज्य सरकार चाहे तो, देखना ये जरूरी नहीं है, चाहे तो एक आदेश पारित करके उस सदस्य को जांच के दौरान निलंबित रख सकती है। तो सीधी सी बात है कि उस सदस्य को निलंबित रखा जाना आवश्यक नहीं है। उस सदस्य को निलंबित रखा जाना आवश्यक नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो जांच के दौरान उसे निलंबित कर सकती है, और चाहे तो उसे निलंबित नहीं भी करे। यदि किसी सदस्य को मान लो निलंबित कर दिया जाता है, तो उस निलंबन का क्या इफेक्ट रहेगा? तो देखो इस निलंबन का इफेक्ट ये रहेगा कि वो नगरपालिका की कार्यवाही में भाग लेने तथा अपने कर्तव्यों का पालन का हक खो देता है। कहने का मतलब उस सदस्य को नगरपालिका की कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ना तो नगरपालिका की कार्यवाही में किसी प्रकार का भाग लेगा, और ना ही नगरपालिका से संबंधित किसी प्रकार के कर्तव्य का पालन करेगा। ठीक है। लेकिन हटाने के लिए जांच की कार्यवाही प्रारंभ करने के बाद यदि सरकार ऐसे सदस्य को निलंबित नहीं करती है, देखो अगर निलंबित कर दिया तो नगरपालिका से संबंधित किसी भी कार्यवाही में न तो भाग लेगा न कोई कार्य करेगा। और मान लो जांच के दौरान किसी सदस्य को राज्य सरकार निलंबित नहीं करती है, तो वह नगरपालिका के सदस्य के रूप में अपनी समस्त शक्तियों और कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करता रहेगा, जब तक कि सरकार उसे हटने का आदेश नहीं दे देती। तो देखो मेन चीज ये है कि खास चीज ये है कि जब राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाने की कार्यवाही शुरू कर देती है, किसी सदस्य को हटाने की कार्यवाही शुरू कर देती है, तो उसे निलंबित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। यदि राज्य सरकार उसे निलंबित कर देती है, तो वो नगरपालिका की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा, और ना ही नगरपालिका से संबंधित अपने किसी कर्तव्य का पालन करेगा। और यदि निलंबित नहीं करती है, तो उस स्थिति में वो सदस्य नगरपालिका के अपने समस्त शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करता रहेगा, जब तक कि सरकार उसे हटने का आदेश नहीं दे देती। ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए यहाँ, यदि किसी सदस्य को जांच एवं सुनवाई या स्पष्टीकरण का अवसर दिए जाने के बाद किसी आधार पर हटाने का प्रस्ताव किया जाता है, तो राज्य सरकार आरोप का सुस्पष्ट वर्णन करते हुए विवरण तैयार करेगी, तथा यह विवरण सरकार इस हेतु एक न्यायिक अधिकारी को नियुक्त कर जांच एवं निष्कर्षों हेतु प्रेषित करेगी। ठीक है। लेकिन ऐसा न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश मतलब डीजे लेवल से नीचे की रैंक का नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए यहां पहली बात मैंने आपको बताया कि किस आधार पर कार्यवाही को शुरू कर सकती है। इन 3 आधारों पर हटने की कार्यवाही शुरू कर सकती है। दूसरा, कार्यवाही शुरू करने के बाद निलंबित कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ठीक है। इसके बाद में जैसे ही किसी सदस्य को सुनवाई का अवसर दे दिया गया है,
और राज्य सरकार उसे हटाना चाहती है, तो इस बात का एक विवरण तैयार किया जाएगा कि हटाने के जो आरोप हैं उन आरोपों सहित हटने का जो है वो पूरा विवरण तैयार किया जाएगा और उस विवरण को एक सिविल न्यायाधीश को भेजा जाएगा। और वो न्यायाधीश कौन होगा? जिला न्यायाधीश या एडीजे रैंक से नीचे का जज नहीं हो सकता। तो देखो, किसी भी सदस्य को हटाने के लिए न्यूनतम जो न्यायाधीश है वो कौन होगा? जिला न्यायाधीश या एडीजे लेवल का होगा। डीजे लेवल के न्यायाधीश से डीजे लेवल के न्यायाधीश से नीचे के न्यायाधीश से इस बात की जांच नहीं करवाई जा सकती। तो इस जिला न्यायाधीश को जो विवरण भेजा जाएगा उस विवरण में आरोप सहित उन सभी फैक्ट को वर्णित किया जाएगा जिन आधारों पर उस सदस्य को हटाए जाने का फैसला कौन लेती है? राज्य सरकार लेती है। तो यहां आपको ध्यान में रखनी है कि राज्य सरकार किसी भी सदस्य को हटाने से पहले एक न्यायिक सदस्य से या न्यायाधीश से इस बात की जांच करवाएगी या इस पर निष्कर्ष तैयार करवाएगी। और ये निष्कर्ष तैयार करवाने वाला व्यक्ति कम से कम किस लेवल का न्यायाधीश होगा? जिला न्यायाधीश लेवल का, डीजे लेवल का न्यायाधीश होगा। ठीक है। फिर देखो, इस प्रकार जिस डीजे लेवल के न्यायाधीश को ये सब ध्यान में रखना, निष्कर्षों हेतु प्रेषित राज्य सरकार अपने आरोपों सहित पूरे विवरण को जब न्यायाधीश को भेजेगी तो यहां उस न्यायाधीश से आरोपों की जांच करवाई जाएगी। ठीक है। ये अगली बात देखिए, इसमें क्या है? इस प्रकार नियुक्त न्यायिक अधिकारी जब किसी सदस्य पर लगे आरोपों की जांच करेगा तब वह सदस्य उपस्थित हो तो वह उसे सुनेगा और सरकार द्वारा तैयार विवरण में उप विवरण प्रत्येक बात पर ऐसा निष्कर्ष लिखेगा या अभिलिखित करेगा जो वह ठीक समझे। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, सरकार आरोपों सहित अपने समस्त निर्णयों को किसे प्रेषित करेगी? जिला न्यायाधीश को प्रेषित करेगी। और जिला न्यायाधीश जब इस मामले की जांच करेगा कि क्या सरकार ने उसे हटने का जो निर्णय लिया है वो सही है, तो उस जांच के दौरान जिस सदस्य को हटाए जाने की बात है, अगर वह मौजूद है या उपस्थित है तो उसकी बात को न्यायाधीश दोबारा सुनेगा और सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक विवरण पर उसको सुनते हुए अपना निष्कर्ष लिखेगा वो जज। ठीक है। क्या लिखेगा? जो वो सुसंगत या ठीक समझता है। तो उस जिस सदस्य को हटाया जाना है उस सदस्य की पूरी बात सुनने के बाद वो जिला न्यायाधीश जो वो अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा और ऐसे अभिलिखित निष्कर्ष वह सरकार को भेजेगा। तो उस निष्कर्ष को लिखकर किसको भेजेगा? सरकार को। इस प्रकार के निष्कर्ष जब सरकार को मिल जाते हैं तो सरकार या तो सदस्य के हटने के संबंध में अंतिम आदेश पारित करेगी या फिर लेखबद्ध कारण के साथ पुनः जांच हेतु एक न्यायिक अधिकारी को लौटाएगी। तो ध्यान रखना, यदि उसमें न्यायाधीश ने हटने के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दे दी तो सरकार उसे हटने का अंतिम आदेश देगी और यदि उसमें किसी प्रकार की आपत्ति है जज की तो कारणों को लेखबद्ध करते हुए पुनः उसी न्यायिक अधिकारी को राज्य सरकार जो उस विवरण को लौटा सकेगी। ठीक है। फिर देखिए, जांच की सुनवाई करते समय न्यायिक अधिकारी उन नियमों का पालन करेगा। न्यायिक अधिकारी कौन से नियमों का पालन करेगा? जो सरकार विहित या निर्धारित करेगी। तो देखो, न्यायालय के नियमों का पालन करने की बजाय ऐसे मामले में जब किसी नगरपालिका के सदस्य को हटाए जाने की कार्रवाई चल रही होती है तो उस मामले में वो जिला न्यायाधीश या न्यायिक अधिकारी कौन से नियमों का पालन करेगा? जो सरकार उसके लिए निर्धारित करेगी या सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन उसे करना पड़ेगा। फिर देखो, जांच के दौरान उस न्यायिक अधिकारी को सिविल न्यायालय की निम्न शक्तियां होंगी। कहने का मतलब, एक सिविल कोर्ट को जो पावर होते हैं वो जिला न्यायाधीश को प्राप्त होंगे। कहने का मतलब, जब किसी नगरपालिका के सदस्य को हटाए जाने के लिए सरकार कोई विवरण किसी न्यायाधीश को प्रेषित करती है तो उसके पास सिविल कोर्ट के जो पावर्स होंगे वो पावर्स कौन कौन से होंगे? तो उन पावर्स में पहला है किसी सदस्य को सम्मन या वारंट जारी करना। किसी सदस्य को सम्मन या वारंट जारी करना, तो समन या वारंट जारी कर सकती है। दूसरा, किसी व्यक्ति को हाजिर होने या शपथ पर उसकी परीक्षा करने का पावर। तो किसी भी सदस्य को हाजिर होने की अपेक्षा कर सकता है वो न्यायाधीश और शपथ पर उस आदमी का एग्जामिनेशन या परीक्षा कर सकेगा। तीसरा, ऐसा कोई दस्तावेज या सामग्री जो साक्ष्य के रूप में मदद कर सके पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा। तो उस सदस्य को हटाने के मामले में यदि कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई सबूत या साक्ष्य है जो उस मामले की सुनवाई में
न्यायालय की मदद कर सकता है या न्यायाधीश की मदद कर सकता है, ऐसे दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा भी वो कर सकता है। और चौथा जो पावर है वो किसी लोक अभिलेख को अर्जित करने की अध्यपेक्षा करना। लोक अभिलेख होता है सरकारी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट, तो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड को अर्जित करने की या अपने पास मंगवाने की शक्ति उसे होगी। और पांचवी जो शक्ति है, कोई भी अन्य विषय जो विहित किए जाएं, इसके अलावा भी कोई और पावर उसको सौंपा जा सकता है। तो देखो किसी सदस्य को हटाने के मामले में जब न्यायिक अधिकारी के सामने मामला आता है तो वो सम्मन जारी कर सकता है, किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए कह सकता है, शपथ पर उसकी परीक्षा ले सकता है, किसी दस्तावेज या सामग्री को अपने पास मंगवाने की अपेक्षा कर सकता है, किसी सरकारी या लोक अभिलेख या रिकॉर्ड को अपने पास मंगवाने या रखने की अपेक्षा कर सकता है, या कोई अन्य पावर भी यूज कर सकता है इसके संबंध में। ठीक है। इस धारा के अधीन किसी भी सदस्य को हटाने के लिए राज्य सरकार का अंतिम आदेश, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार जब भी किसी सदस्य को हटने का अंतिम आदेश देगी तो उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, और राजपत्र में तथा राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात इस आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जाएगा। तो देखो जब किसी सदस्य को हटाए जाने का मामला सामने होता है तो अंतिम आदेश को राज्य सरकार हटने का जो अंतिम आदेश है उसको राजपत्र में प्रकाशित करेगी, और जैसे ही राज्य सरकार किसी गजट में या राजपत्र में उसे प्रकाशित कर देती है तो उसके बाद किसी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये सारी चीजें मैंने आपको सेक्शन 39 में बताई है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 की पदावधि के बाद कुछ अभिकथनों की जांच। ये देखिए पदावधि के बाद का मतलब है कि नगरपालिका के सदस्य का सामान्यतः जैसे कार्यकाल जो भी होता है 5 वर्ष या कम ज्यादा, जितने टाइम के लिए कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य रहता है उसकी पदावधि समाप्त होने के बाद उसके अभिकथनों की जांच करने के संबंध में धारा 40। कहने का मतलब जब व्यक्ति सदस्य नहीं रहता है नगरपालिका का मतलब तीनों संस्थाओं का कोई भी सदस्य नहीं रहता है तो उसके बाद भी उसके अभिकथनों की जांच की जा सकती है। इस बात का उल्लेख किसमें है? धारा 40 में। तो धारा 40 ये प्रावधान करती है कि पदावधि के बाद भी किसी सदस्य के अभिकथनों की जांच की जा सकती है। तो देखिए पहला क्या है, किसी नगरपालिका के सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मतलब कोई भी हो सकता है, वो नगरपालिका बोर्ड का, नगर परिषद का, नगर निगम का, किसी का भी हो सकता है। किसी नगरपालिका के सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, कहने का मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या फिर सभापति, उपसभापति, महापौर, उप महापौर सब आ गए इसमें। उसकी पदावधि कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात, पदावधि या ये ऐसे कर देना, पदावधि या कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात निम्न आधारों पर जांच की जा सकेगी। तो जब कोई व्यक्ति नगरपालिका का कार्यकाल पूरा कर चुका होता है उसके बाद भी उसकी कौन से मामलों में जांच की जा सकती है? तो पहला कि उस आदमी ने कर्तव्य पालन में जानबूझकर उपेक्षा की थी। जब वो सदस्य था नगरपालिका का उस समय अपने कर्तव्यों के पालन में उसने जानबूझकर कोई चूक की थी, इस आधार पर जांच की जा सकती है। दूसरा, वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी, मिसकंडक्ट का, अवचार का मतलब यह है कि उसने कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है वो, या किसी प्रकार की अधमता का दोषी रहा है, इस आधार पर भी सदस्य के कार्यकाल के बाद उसकी जांच की जा सकती है। नेक्स्ट, वह सदस्य के रूप में कर्तव्य पालन में असमर्थ हो गया हो। कहने का मतलब वो कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया था, उसके बावजूद भी वो नगरपालिका का सदस्य रहा था, तो इस आधार पर भी उसकी जांच की जा सकती है। चौथा, वह अधिनियम के अधीन सदस्य चुने जाने की योग्यता या अर्हता पदावधि के दौरान खो चुका था। मतलब ऐसा व्यक्ति जो नगरपालिका का सदस्य बनने के बाद सदस्य बने रहने की योग्यता को खो चुका था और उसके बाद भी वो सदस्य बना रहा, तो इस बात की जांच भी की जा सकती है। पांचवा, उसने कार्यकाल के दौरान अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग किया हो, अपने पोस्ट या अपने स्टेटस का दुरुपयोग उसने किया है, तो इन सभी आधारों पर पदावधि के बाद भी जांच की जा सकती है। तो देखो कौन से आधार हैं जिन पर नगरपालिका के किसी सदस्य की पदावधि समाप्त होने के बाद भी जांच की जा सकती है। ये 5 आधार हैं, जैसे कर्तव्य का जानबूझकर उपेक्षा करना, कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहना, कर्तव्य पालन में असमर्थ हो जाना, या फिर पदावधि के दौरान अपनी किसी अर्हता या योग्यता को खो देना, या अपने पद की हैसियत का दुरुपयोग करना, इनमें से किसी भी आधार पर। तो देखो जैसे नगरपालिका सदस्य के गलत कार्य हरकतों की जांच केवल कार्यकाल के दौरान ही नहीं है, कार्यकाल या पदावधि समाप्त होने के बाद भी की जा सकती है। ठीक है। इसके नीचे देखिए, यदि किसी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के कार्यकाल समापन या इनमें से
किसी के सदस्य नहीं रह जाने पर उस पर उपयुक्त में से किसी भी आरोप का अभिकथन किया जा सकता है। मतलब ये कोई आरोप लगते हैं तो इन सब की न्यायालय में सुनवाई हो सकती है, तो उसके विरुद्ध जांच शुरू की जा सकेगी। और यदि जांच पहले से चल रही है, देखो कई बार क्या होता है कि कार्यकाल के दौरान जांच शुरू हो जाती है और इस दौरान कार्यकाल पूरा हो जाता है, जांच पूर्व से चल रही का मतलब ये है, तो उसे जारी रखा जा सकेगा। ऐसे मामलों में राज्य सरकार न्यायिक अधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के आधार पर, सेम वही पैटर्न है जैसे ऊपर वाली धारा में मैंने आपको बताया है कि न्यायिक अधिकारी से जो निष्कर्ष है वो अभिलिखित करवाएगा, तो सारा रिकॉर्ड न्यायिक अधिकारी को भेजा जाएगा, आदेश अभिलिखित करेगी। तो देखो यहां बड़ी बात क्या है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी यदि कोई जांच शुरू की जाती है तो उस जांच के आधार पर भी उस सदस्य के विरुद्ध या उस सदस्य को क्या आदेश दिया जाएगा, यह आदेश देने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को ही है। किसको है? राज्य सरकार को ही है। जैसे हटने के मामले में आदेश देने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। ऐसे कार्यकाल की समाप्ति के बाद यदि किसी आधार पर मामले को प्रश्नगत किया जाता है तो इसमें भी आदेश राज्य सरकार ही देगी, लेकिन राज्य सरकार अपना आदेश देने से पहले न्यायिक अधिकारी से इस संबंध में अभिकथनों को अभिलिखित करवाएगी। ये प्रावधान उन सदस्यों पर भी लागू होंगे जो नवगठित नगरपालिका में पुनः निर्वाचित हो जाते हैं। देखो पिछले कार्यकाल में नगरपालिका का कोई व्यक्ति सदस्य था और फिर चुनाव के बाद पुनः वो आदमी नगरपालिका का सदस्य हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भी ऐसे जो जांच है वो अभिलिखित की जा सकती है। अर्थात पूर्व नगरपालिका सदस्य के पूर्व कार्यकाल में उपयुक्त में से कोई आरोप है तो उसकी जांच अगले कार्यकाल में भी की जा सकती है। ठीक है, ये चीज एक्सप्लेनेशन जो है इसमें मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए धारा 41 का हेडिंग देखिए आप, धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता। ये देखो धारा 39 में मैंने आपको बताया कि किन किन आधारों पर हटाया जा सकता है। तो डीजे की जांच के बाद सरकार यदि हटने का आदेश देती है तो इस प्रकार हटाए गए जो सदस्य हैं उनकी निर्योग्यता के मामले में क्या है, तो राज्य सरकार यदि किसी भी आधार के ऊपर जिला न्यायाधीश लेवल के जज से निष्कर्षों को अभिलिखित करवाने के बाद हटने का अंतिम आदेश किसी गजट में प्रकाशित कर देती है, तो उसके बाद नगरपालिका के सदस्यों को जिनको हटाया गया है क्या उनको निर्योग्य घोषित किया जाएगा। इस संबंध में देखिए आप, देखो यदि किसी सदस्य को धारा 39(1) घ के आधारों पर किसी सदस्य को हटाया जाता है या पदावधि के बाद इन आधारों पर उस सदस्य के प्रतिकूल कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है। देखो धारा 39 में हटाया गया है या धारा 40 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद हटने का ऑप्शन तो नहीं रहता, लेकिन अगर उस सदस्य के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष लिखा गया है किसी न्यायाधीश द्वारा, तो ऐसा निष्कर्ष लिखने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि तक वह सदस्य पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। तो देखो चाहे तो किसी सदस्य को हटाया गया है या पूर्व कार्यकाल के दौरान किसी सदस्य को दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा या न्यायाधीश द्वारा कोई उसके विपरीत टिप्पणी अभिलिखित की जाती है, तो उस आधार पर उस सदस्य को भी नगरपालिका के चुनाव के लिए कितने समय के लिए 6 वर्ष की अवधि तक के लिए उसे पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं माना जाएगा। तो ये जो डिसेबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कितने टाइम के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो हटाया जाने वाला भी 6 वर्ष के लिए है और पूर्व कार्यकाल में किसी औजार का दोषी पाए जाने पर भी उसके जो निर्योग्यता की अवधि है वो कितने समय की है? 6 वर्ष की अवधि तक। ये देखो तक का मतलब है 6 वर्ष से कम हो सकती है, 6 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, फिर धारा 42 का हेडिंग देखिए आप, इसमें क्या दिया गया है, किसी नगरपालिका में सदस्य का पद तथा संसद, राज्य विधानसभा, पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता एक साथ धारण करने पर प्रतिबंध। ये देखिए, देखो नगरपालिका की 3 संस्थाएं मैंने आपको बताई है, नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम। इनमें से किसी भी संस्था का कोई भी सदस्य अन्य किसी सरकार का सदस्य नहीं हो सकता। अन्य किसी सरकार का सदस्य नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? तो पंचायती राज संस्था का मतलब है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, या फिर संसद पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता और राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यता। तो किसी भी सरकार में कोई भी पद सदस्यता जो है वो धारण नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति एट ए टाइम एक ही सरकार का प्रतिनिधि हो सकता है। ठीक है, केवल एक ही सरकार का प्रतिनिधि हो सकता है। तो इस संबंध में देखो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है।
तो यहां आप लिखेंगे केवल एक ही सरकार का सदस्य हो सकता है। बगल में क्या लिखेंगे? केवल एक ही सरकार का सदस्य हो सकता है। ये बात आप किस में लिखेंगे? सेक्शन 42 के हेडिंग में। कहने का मतलब ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कोई व्यक्ति एक ही सरकार का सदस्य हो सकता है। अब देखो इसमें माइनॉरिटी या सूक्ष्मता क्या है, तो इसको देखेंगे। कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की सदस्यता के साथ संसद, राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था में अपनी सदस्यता नहीं रख सकता। ये वही बात बताइए जो हेडिंग में है। यदि कोई व्यक्ति पहले से संसद, विधानसभा, पंचायती राज संस्था में से, ये पहले काट देना, में से सदस्य है, तो उसके बाद वह किसी नगरपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट का मतलब मनोनीत सदस्य भी हो सकता है, हो जाता है। तो ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन की तिथि से 14 दिन में वह व्यक्ति संसद, विधानसभा, पंचायती राज संस्था से, मतलब जहां भी वह पहले सदस्य है, से त्यागपत्र नहीं देता है, तो 14 दिन के पश्चात उसकी नगरपालिका की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। देखिए, कोई व्यक्ति पहले से संसद का, विधानसभा का या किसी पंचायती राज संस्था का पहले से सदस्य है और वो सदस्य रहते हुए किसी नगरपालिका संस्था का चुनाव लड़ लेता है और चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव जीतने की तिथि से 14 दिन के भीतर, देखो उसके पास ऑप्शन क्या रहता है? 14 दिन के भीतर यदि वो नगरपालिका का सदस्य रहना चाहता है तो 14 दिन के भीतर उस सरकार से उसे त्यागपत्र देना होगा जिसका वो पहले सदस्य है। और मान लो कि वो 14 दिन के भीतर ऐसा त्यागपत्र नहीं देता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो आदमी नगरपालिका का सदस्य नहीं रहना चाहता, इसलिए उसे पहले वाली, चाहे वो संसद है, विधानसभा या पंचायती राज संस्था, उसकी सदस्यता रखी जाएगी और उसकी नगरपालिका की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। कौन सी सदस्यता? नगरपालिका वाली सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यदि कोई आदमी पहले से किसी विधायिका का सदस्य है और वो कितने दिन तक त्यागपत्र दे सकता है? उस विधायिका से 14 दिन तक त्यागपत्र दे सकता है, और 14 दिन में नहीं देता है तो उसकी नगरपालिका की जो सदस्यता बनी है, अब वो चाहे चुनाव से आई है, चाहे नाम निर्देशन से आई है, मनोनीत सदस्य भी तो होते हैं बिना चुनाव के, तो मनोनयन की तिथि से या चुनाव की तिथि से 14 दिन में अगर पहले वाली संस्था से त्यागपत्र नहीं दिया जाता है तो नगरपालिका की सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी, चाहे वो निर्वाचित है या मनोनीत है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है इसमें, तो देखिए इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति पहले से नगरपालिका का निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य है, देखो इसमें बताया कि पहले से वो किसका सदस्य है? संसद, लोकसभा या पंचायती राज संस्था का। और यहाँ कोई व्यक्ति पहले से नगरपालिका का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य है और उसके बाद वह संसद, विधानसभा या पंचायती राज संस्था का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो वह निर्वाचित होने की तिथि से 14 दिन में संसद, विधानसभा, पंचायती राज संस्था से अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता है तो उसकी नगरपालिका वाली सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देखो यहाँ चुनाव किसका, यहाँ बाद में सदस्यता किसकी है? ऊपर वाली कंडीशन में नगरपालिका की। तो पहले वाली संस्था से त्यागपत्र नहीं देता है तो नगरपालिका की सदस्यता जाएगी, और पहले से यदि वो नगरपालिका का सदस्य है और बाद में इनमें से किसी का सदस्य बनता है तो बाद वाले चुनाव से उसको, बाद वाली संस्था से उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब चाहे वो पहले से नगरपालिका का सदस्य है या पहले से किसी और संस्था का सदस्य है, ध्यान देना, पहले से वो किसी भी संस्था का सदस्य है, दोनों ही स्थितियों में सदस्यता किसकी जाएगी? नगरपालिका वाली सदस्यता जाएगी। समझ गए? देखिए कोई आदमी नगरपालिका का सदस्य है और वो विधायक या सांसद का चुनाव जीत जाता है, तो वो 14 दिन में विधायक या सांसद की सीट से त्यागपत्र, मतलब नगरपालिका की सीट से त्यागपत्र नहीं देता है तो उसकी सदस्यता कौन सी जाएगी? नगरपालिका वाली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, नगरपालिका सदस्य का किसी अन्य सरकार में निर्वाचित होने, देखो नगरपालिका सदस्य का किसी अन्य सरकार में निर्वाचित होने या अन्य सरकार के सदस्य का नगरपालिका में निर्वाचित होने या मनोनीत होने पर यदि वह व्यक्ति 14 दिन में अन्य सरकार से त्यागपत्र नहीं देता है तो इन दोनों ही दशाओं में उसकी नगरपालिका वाली सदस्यता जाएगी। ठीक है, तो चाहे वो पहले से नगरपालिका का है, बाद में किसी और सरकार का सदस्य बनता है, या पहले से किसी और सरकार का सदस्य है और बाद में नगरपालिका का सदस्य बनता है, तो ऐसी सिचुएशन, दोनों ही सिचुएशन में किसकी सदस्यता जाएगी? नगरपालिका वाली सदस्यता जाएगी। ये ध्यान रखना, दोनों ही दशाओं में नगरपालिका की सदस्यता जाएगी उसकी।
क्वेश्चन देखिए, जब संसद, विधानसभा, पंचायती राज संस्था का कोई सदस्य नगर पालिका के लिए निर्वाचित हो तथा पूर्व संस्थाओं से त्यागपत्र 14 दिन में नहीं दे तो क्या होगा? तो उसकी नगर पालिका की सदस्यता समाप्त होगी तथा पहले वाली सदस्यता बनी रहेगी। ठीक है, तो यहां देखिए ये वो स्थिति है, ये नगर पालिका के लिए बाद में निर्वाचित हो रहा है, पहले इन संस्थाओं का सदस्य है। दूसरा देखिए, नगर पालिका सदस्य यदि संसद, विधानसभा या पंचायती राज संस्था का चुनाव जीत जाता है तथा 14 दिन में नगर पालिका से त्यागपत्र नहीं देता है तो उसकी नगर पालिका वाली सदस्यता ही रहेगी, उसकी नगर पालिका वाली सदस्यता ही रहेगी। ये दोनों सवाल ध्यान में रखने। थोड़ा सा इस लैंग्वेज में कंफ्यूज है, तो ये कंफ्यूज को दूर करने के लिए, त्यागपत्र नहीं देता है तो नगर पालिका की सदस्यता ही रहेगी, नई सदस्यता नहीं रहेगी जब तक त्यागपत्र नहीं देता। ये दोनों सवाल ही देख लेना आप, इसमें ऊपर वाली लैंग्वेज को थोड़ा सा इन सवालों के अकॉर्डिंग फ्रेम कर लेना, कंफ्यूज कर रही है। फिर देखिए धारा 43 क्या कहती है, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि वैसे नगर पालिका का मतलब नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम में क्या होता है, वार्ड वाइज सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं और इसके अलावा वार्ड वाइज सदस्यों में से वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। तो देखिए प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। यहाँ क्या है, अध्यक्ष और, तो देखो यहाँ नगर पालिका शब्द में नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम तीनों निकाय हैं। तो देखो नगर पालिका का मतलब क्या होता है, नगर पालिका का मतलब देखो नगर पालिका में निहित है, ए नगर पालिक बोर्ड, बी नगर परिषद, सी नगर निगम और चौथा ऑल। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑल होगा। नगर पालिका में ये तीनों संस्थाएं हैं। ठीक है, फिर देखो नगर पालिका का अध्यक्ष अध्यक्ष कहलाता है, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है और नगर निगम का अध्यक्ष महापौर कहलाता है। ठीक है, तो देखो अध्यक्ष, सभापति एवं महापौर का निर्वाचन विहित रीति से किया जाएगा। तो अभी एट प्रेजेंट जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो अपने में से किसी एक सदस्य का अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या महापौर के रूप में निर्वाचन करते हैं। तो ये किसका मामला हो गया, ये मामला हो गया अध्यक्ष का। दूसरा अपन उपाध्यक्ष की बात करते हैं। तो देखो क्या है, प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद एवं नगर निगम के लिए एक एक उपाध्यक्ष होंगे। देखो उपाध्यक्ष एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक एक ही होंगे। तो देखो नगरपालिक बोर्ड के उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष ही कहेंगे, वाइस चेयरमैन। नगर परिषद के उपाध्यक्ष को उप सभापति या वाइस प्रेसिडेंट कहेंगे। देखो ये वाइस चेयरमैन है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। और नगर निगम के उपाध्यक्ष को अपन क्या कहेंगे, उप महापौर, डिप्टी मेयर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ सवाल की फ्रेमिंग नीचे की गई है। देखो नगर परिषद का उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष, उप सभापति, उप महापौर कोई नहीं। तो देखो ये तो होता है नगरपालिक बोर्ड का, ये नगर परिषद का। तो इस सवाल का उत्तर हो गया ये, और ये होता है नगर निगम का। फिर दूसरा देखिए, नगरपालिक बोर्ड का अध्यक्ष कहलाता है। तो देखो ये नगरपालिक बोर्ड का अध्यक्ष अध्यक्ष ही कहलाता है, ये क्या है, इसका उत्तर है। फिर नगर परिषद का अध्यक्ष जो है वो सभापति कहलाता है और नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है, महापौर कहलाता है। फिर देखिए आगे इसमें क्या देखना है, देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित इस हेडिंग में और बात देखिए, नगरपालिका संस्थाओं में, नगरपालिका संस्थाओं का मतलब तीनों है ऊपर वाली, नगरपालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम। नगरपालिका संस्थाओं में अध्यक्षों के पद SC ST, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए विहित रीति से आरक्षित किए जाएंगे। तो कहने का मतलब इन संस्थाओं के अध्यक्ष का जो पद है वो भी रिजर्व होगा, और रिजर्व होगा नियमानुसार। तो अध्यक्ष के पद का आरक्षण राज्य सरकार इस प्रकार करेगी कि आरक्षण की क्रिया का फैलाव या प्रसार संपूर्ण राज्य में हो तथा SC ST का आरक्षण यथासंभव उन क्षेत्रों में रखे जाए जिनमें इन जातियों का जनसंख्या अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक है। तो देखो जब भी SC ST और OBC और महिलाओं का रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन पूरे राज्य में मतलब बिखरा हुआ होना चाहिए। लेकिन जहां अपन SC और ST कैटेगरी के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो SC और ST कैटेगरी के अध्यक्ष का रिजर्वेशन सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया जाएगा जिन क्षेत्रों में SC और ST की पॉपुलेशन या जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, फिर देखो महिला आरक्षण का फैलाव संपूर्ण राज्य में होगा। देखो महिला आरक्षण का फैलाव जो संपूर्ण राज्य में, कहने का मतलब है कि किसी भी नगरपालिक संस्था में
महिला अध्यक्ष जब बनाई जाएगी तो उसमें कैटेगरी या ये वर्ग नहीं देखे जाएंगे, कहाँ एससी ज्यादा है, कहाँ एसटी ज्यादा है, कहाँ ओबीसी ज्यादा है, पूरे राज्य में, क्योंकि महिलाओं का विस्तार सब राज्यों में है, सॉरी सब क्षेत्रों में है राज्य के। जबकि एससी और एसटी का अध्यक्ष का पद रिजर्व किया जाएगा, तो ये रिजर्वेशन सामान्यतः किन क्षेत्रों में किया जाएगा, जिन क्षेत्रों में एससी और एसटी की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, एससी एसटी, इस बीसी का मतलब ओबीसी है, एससी एसटी या बीसी मतलब बैकवर्ड कास्ट का आरक्षण तब तक रहेगा जब तक संविधान के अनुच्छेद 334 के अधीन ये बरकरार है। और कहने का मतलब है कि जब यहाँ अध्यक्ष का जो पद है उसका आरक्षण तब तक रहेगा नगरपालिका संस्थाओं में जब तक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 334 में इस रिजर्वेशन का प्रावधान है। कहने का मतलब ये है कि जिस दिन संविधान के अनुच्छेद 334 से रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा उस दिन इन संस्थाओं में अध्यक्षों का रिजर्वेशन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यदि इस अनुच्छेद के तहत इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाता है तो इस अधिनियम में भी ये आरक्षण नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह कि नगरपालिका अधिनियम में जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण तब तक है जब तक संविधान के अनुच्छेद 334 में आरक्षण बरकरार है। जिस दिन अनुच्छेद 334 से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा उस दिन इन संस्थाओं का आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। फिर देखिए, यदि किसी नगरपालिका का कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगरपालिका से छुट्टी मंजूर करवाए बिना, देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नगरपालिका से बिना छुट्टी लिए कितने समय तक, 1 माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो या तो 1 महीने तक बिना छुट्टी लिए एब्सेंट रह जाता है, कौन, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का मतलब है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, महापौर, उप महापौर सब आगे इसमें। अथवा कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, अगर इनमें से कोई या तो 1 महीने से ज्यादा छुट्टी लिए रह जाता है या फिर अपने कर्तव्यों के पालन करने में वो सक्षम नहीं रहता है, तो उस दशा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। कहने का मतलब इनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं माना जाएगा, पद रिक्त माना जाएगा, तो या तो 1 माह से ज्यादा अवधि तक वो बिना छुट्टी के रह जाते हैं या ये काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर देखो, किसी भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की छुट्टी 6 माह से अधिक अवधि के लिए मंजूर नहीं की जाएगी। तो देखो 1 माह से अधिक अवधि तक बिना छुट्टी के रहे तो सदस्य नहीं रहेगा। फिर बात छुट्टी की आती है तो अधिकतम इनकी छुट्टी कितने समय, कितनी अवधि तक, 6 माह से अधिक अवधि तक उनकी छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकतम 6 माह के लिए उनको छुट्टी पर भेजा जा सकता है। फिर देखिए, जब किसी अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर की जाती है, जब किसी अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर की जाती है, ध्यान रखना अध्यक्ष का मतलब सारे हैं, अध्यक्ष, सभापति और महापौर, उपाध्यक्ष में भी उपाध्यक्ष, उपसभापति और उप महापौर सभी इसमें शामिल हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, इसमें छुट्टी मंजूर की जाती है तथा उस वक्त उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। देखो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब किसी अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर की जाती है तथा उस वक्त उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। देखो अध्यक्ष छुट्टी पर है और उपाध्यक्ष का पद उस दौरान खाली हो जाता है, तो अध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका अन्य सदस्यों में से किया जाएगा। तो देखो ध्यान रखना, तो देखो अध्यक्ष छुट्टी पर है और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। तो देखो अध्यक्ष छुट्टी पर है और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, इसका मतलब है कि नगरपालिका की बैठक में अध्यक्षता करने के लिए आदमी नहीं बचा, और नगरपालिका की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो देखना, अध्यक्ष छुट्टी पर गया और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, तो अध्यक्ष का निर्वाचन नगरपालिका के अन्य सदस्यों में से किया जाएगा। कहने का मतलब नगरपालिका की जब जब भी बैठक होगी तो जब तक वो छुट्टी पर गया हुआ अध्यक्ष वापस नहीं आएगा तब तक के लिए नगरपालिका के सदस्य अपने में से किसका निर्वाचन करेंगे, अध्यक्ष का ही निर्वाचन करेंगे और नगरपालिका की कार्यवाही को संचालित करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब उपाध्यक्ष या तो अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा होता है या फिर उसकी छुट्टी मंजूर कर दी जाती है। देखिए उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा है या फिर उपाध्यक्ष छुट्टी पर चला गया, तो इसका उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम कर रहा है, इसका मतलब उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, या उपाध्यक्ष छुट्टी पर चला गया है तो उपाध्यक्ष के रिक्त पद को अन्य सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा। तो उस सिचुएशन में उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो अन्य सदस्यों में से किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, जब किसी नगरपालिका का उपाध्यक्ष
अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो जाता है। देखो, अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है और उस दौरान उपाध्यक्ष को क्या बना देते हैं, अध्यक्ष निर्वाचित कर देते हैं। इसका मतलब उपाध्यक्ष का पद क्या हो गया, खाली हो गया। तो यह समझा जाएगा कि उसने उपाध्यक्ष का पद रिक्त कर दिया है। तो जैसे ही किसी उपाध्यक्ष को अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उपाध्यक्ष का पद क्या है, वो रिक्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए, नवा बिंदु क्या है, यदि किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि इन तीनों नगरपालिका संस्थाओं में सदस्य तीन प्रकार के होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक सदस्य होता है। अध्यक्ष को अपन ने तीनों में अलग अलग अध्यक्ष, सभापति और महापौर कहा है। उपाध्यक्ष को अपन ने उपाध्यक्ष, उप सभापति और उप महापौर कहा है। तो देखो, केवल इन्हीं के विरुद्ध क्या आ सकता है, अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। नगरपालिका के सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव केवल किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव या तो उस संस्था के अध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है या उस संस्था के उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो देखिए क्या है, यदि किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के साथ संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया गया है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किसके जरिए हटाया जा सकता है, अविश्वास का संकल्प प्रस्ताव पारित करके। अविश्वास का संकल्प प्रस्ताव पारित करके किसी नगरपालिक संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ये बात धारा 43 उपधारा 9 में है, ये ध्यान रखनी है, बाकी आपको ध्यान में नहीं रखना। धारा 43 उपधारा 9 में ये कहा गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, अविश्वास संकल्प प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। फिर देखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है, अविश्वास किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, तो वही बात है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध। इसका मतलब किसके विरुद्ध, बच गया कौन, सदस्य बच गए। तो नगरपालिका के सदस्यों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उन सदस्यों को केवल ऊपर जो हटाने के आधार है उन पर हटाया जा सकता है। फिर देखिए अगला सवाल, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निम्न आधारों पर हटाया जा सकेगा। किन किन आधारों पर, पहला धारा 39 वन घ के आधारों पर हटाया जा सकेगा। दूसरा, बिना छुट्टी मंजूर किए 1 माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहा तो हटाया जा सकेगा। तीसरा, अपने कृत्यों के पालन में असमर्थ हो जाता है, काम करने में यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सक्षम नहीं रहते हैं तो भी हटाया जा सकता है। तो धारा 39 एक घ में लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने आपको दी है, उनमें से किसी भी स्थिति या किसी भी आधार पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है, या 1 महीने से ज्यादा अवधि तक बिना छुट्टी लिए गायब रहता है, एब्सेंट रहता है तो हटाया जा सकता है, या अपने पद की ओर से किए जाने वाले कार्य करने में वो सक्षम नहीं रहता है तो भी हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यदि पहले नहीं हटाया जाता है तो उनकी पदावधि वही होगी जो नगरपालिका की होगी। देखो, जिस प्रथम बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है उस प्रथम बैठक से अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नहीं हटाया जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल भी वही होगा जो नगरपालिका की सरकार का होगा। ठीक है, नेक्स्ट, त्यागपत्र की जब बात आती है इन संस्थाओं में तो थोड़ा सा आप और ध्यान देंगे। यहां देखो, कौन किसको त्यागपत्र देगा, तो देखो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लिखित नोटिस के जरिए, देखो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लिखित नोटिस के जरिए अध्यक्ष को दे। ये देखिए, ये यहाँ उपाध्यक्ष है, यहाँ ये उपाध्यक्ष शब्द पढ़ेंगे आप ये थोड़ी सी त्रुटि है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लिखित नोटिस के जरिए अध्यक्ष को दे सकेगा। तो उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र, ये गलत है, अध्यक्ष की जगह क्या करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अथॉराइज किए गए अधिकारी को देगा। तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष उस अधिकारी को देगा जिसे किसने प्राधिकृत किया है, राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया है। तो इन दोनों के द्वारा दिए गए त्यागपत्र को मंजूर किए जाने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे आज त्यागपत्र देते हैं तो वो त्यागपत्र कब प्रभावी होगा, जैसे उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष को त्यागपत्र दिया तो वो कब से प्रभाव में माना जाएगा, या अध्यक्ष ने राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को त्यागपत्र दिया तो उसको कब से इफेक्ट में माना जाएगा। तो देखो, सामान्यतः यह है कि जिस तिथि को वो त्यागपत्र मंजूर होगा
तभी से प्रभावी माना जाएगा। लेकिन मान लो कि उपाध्यक्ष के त्यागपत्र को अध्यक्ष स्वीकार नहीं करे, मंजूर नहीं करे, या अध्यक्ष के त्यागपत्र को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी मंजूर नहीं करे, तो क्या वो त्यागपत्र अस्तित्व में नहीं आएगा? आएगा। ये है इसके लिए। और यदि ऐसे त्यागपत्र को 30 दिन के भीतर मंजूर नहीं किया जाता है तो 30 दिन की अवधि बीत जाने के बाद वो त्यागपत्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्यागपत्र की स्वतः स्वीकृति की अवधि कितनी है? 30 दिन। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो या तो पहले स्वीकार कर लिया जाता है या 30 दिन की अवधि पहले पूरी हो जाती है। तो इन दोनों में से जो भी घटना पहले घटित होगी उसी दिन से उस त्यागपत्र को स्वीकार मानते हुए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से जिस किसी का भी त्यागपत्र है उसके पद को क्या माना जाएगा? खाली माना जाएगा। तो या तो 30 दिन से पहले स्वीकार कर लिया तो उस तिथि से वो पद खाली माना जाएगा, और यदि 30 दिन तक स्वीकार नहीं किया तो 30वें दिन ऑटोमेटिक स्वीकृत माना जाएगा। तो उस तिथि से उस पद को क्या माना जाएगा? खाली माना जाएगा। फिर देखिए, यदि कार्यकाल पदावधि पूरी होने से पहले, कार्यकाल या पदावधि पूरी होने से पहले किसी भी कारणवश अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर अन्य सदस्यों में से अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। ये देखो वही बात है, सेम चीजें आप जोड़ेंगे। अगर नगरपालिका कार्यकाल पूरा करने से पहले विघटित हो जाती है और शेष कार्यकाल 6 माह से ज्यादा है तो अध्यक्ष बनाया जाएगा। कोई सदस्य का पद रिक्त हो जाता है और 6 माह से अधिक का कार्यकाल बकाया तो 6 माह के भीतर उसका निर्वाचन करवाया जाएगा। और यदि किसी अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के भीतर नया अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा, तथा ऐसे निर्वाचित अध्यक्ष का कार्यकाल भी क्या होगा? शेष कार्यकाल होगा, न कि 5 साल का। लेकिन राज्य सरकार इस प्रकार के अध्यक्ष के निर्वाचन को विशेष परिस्थिति के चलते 3 माह की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। देखो, सामान्यतया 6 माह में अध्यक्ष के रिक्त पद को भरना जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इस अवधि में कितना बढ़ोतरी कर सकती है? 3 माह तक। तो किसी भी स्थिति में किसी नगरपालिका संस्था का, ऊपर वाले 3 संस्थाओं में से अध्यक्ष का पद जो है वो अधिकतम कितनी अवधि के लिए खाली रह सकता है? 9 माह के लिए खाली रह सकता है। कहने का मतलब है कि तीनों नगरपालिका संस्थाओं में अध्यक्ष की जिम्मेदारी को उपाध्यक्ष अधिकतम कितनी अवधि तक संभाल सकता है? क्योंकि इस अवधि में अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष संभालेगा, तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्यभार को अधिकतम 9 माह तक संभाल सकता है। पहले 6 महीने और प्लस राज्य सरकार चाहे तो 3 महीने का अवसर और दे सकती है। क्वेश्चन देखिए क्या है? अध्यक्ष का पद आकस्मिक रिक्त होने पर भरने का प्रावधान है। तो देखो, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो सामान्यतः 6 माह के भीतर भरा जाएगा, ठीक है। फिर यहां देखो, अगर राज्य सरकार ये बढ़ोतरी तभी करेगी जब विशेष परिस्थिति है, सामान्य परिस्थितियों में नहीं करेगा। तो विशेष परिस्थितियों में ये आकस्मिक रिक्त पद कितने समय तक? 9 माह तक रिक्त रह सकता है। सामान्य परिस्थितियों में 6 माह तक और विशेष परिस्थितियों में 9 माह तक। और विशेष परिस्थितियों में ये 3 माह की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाने का पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। फिर सी में ए व बी दोनों, ये दोनों सही है। देखो, अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति भरने का प्रावधान कितने समय में है? ये दोनों सही है, 12 माह वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे देखिए आप, ये हो गई अध्यक्ष के पद की रिक्ति की बात। अब बात करते हैं अपन उपाध्यक्ष के पद को रिक्ति की। यदि उपाध्यक्ष का पद पदावधि पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है तो शेष सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा तथा वह शेष पदावधि के लिए भरा जाएगा, ठीक है। नोट, यहां देखो खास ध्यान में रखने वाली बात क्या है? जिस प्रकार आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 6 माह की अवधि निर्धारित है, अध्यक्ष का पद रिक्त अधिकतम 6 माह और प्लस विशेष परिस्थिति में 9 माह तक हो सकता है, वैसे अवधि उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति के संबंध में अधिनियम में तय नहीं है। देखो, अगर बीच में उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो कितने समय में भरा जाएगा, इस संबंध में कोई निश्चित अवधि इस अधिनियम में नहीं दी हुई है। जबकि अध्यक्ष का पद रिक्त होता है और परिस्थितियां सामान्य है तो 6 माह में अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, और अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो अधिकतम 9 माह में अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। जबकि उपाध्यक्ष का निर्वाचन जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस नगरपालिका संस्था की कार्यवाही को चलाने के लिए या अध्यक्षता करने के लिए जरूरत किसकी होती है? खाली अध्यक्ष की होती है। और जब अध्यक्ष नहीं होता है तो अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाता है? उपाध्यक्ष निभाता है, ठीक है। तो अगर उपाध्यक्ष नहीं है और अध्यक्ष नहीं है तो कार्रवाई चल सकती है। अध्यक्ष नहीं है
तो उपाध्यक्ष कार्यवाही चला सकता है, लेकिन वो सामान्य परिस्थिति में 6 माह तक और विशेष परिस्थिति में कितने माह तक? 9 माह तक उसे चला सकेगा। नेक्स्ट बात आप इसमें देखिए, किसी भी नगर पालिका के लिए निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का नाम यथाशीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। देखो, नगर पालिका का जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित होगा उसे राज्य सरकार गजट में नोटिफाई करेगी, गजट में प्रकाशित करेगी। ठीक है। फिर नगर पालिका का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगर पालिका का अध्यक्ष नगरपालिका निधि से ऐसे मासिक भत्ते एवं प्रसुविधाएं प्राप्त कर सकेगा जो तय किए जाए। तो देखिए, नगर पालिका के अध्यक्ष के अलाउंसेज या वेतन भत्ते किससे दिए जाएंगे? नगर पालिका की निधि से दिए जाएंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका निधि से मासिक भत्ते एवं प्रसुविधाएं कौन प्राप्त कर सकेगा? तो देखो, यहाँ इस धारा 43 में नगर पालिका की निधि से भुगतान की बात केवल और केवल किसकी है? अध्यक्ष की है। ध्यान रखना, धारा 43 में नगरपालिका की निधि से किसके वेतन भत्ते और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? अध्यक्ष को, सदस्य और उपाध्यक्ष को नहीं की जाएंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, धारा 44, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता, वैलिडिटी। देखो, प्रत्येक नगरपालिका संस्था के सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। तो इस निर्वाचन की विधिमान्यता क्या है, लीगलिटी क्या है? तो इस संबंध में देखिए आप, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन को केवल निर्वाचन याचिका, लीगलिटी का मतलब है कि इन्हें चुनौती दी जा सकती है या नहीं, इस संबंध में क्या है? तो देखो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही। तो देखो, पहली बात तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को निर्वाचन याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। वही बात है जो पीछे मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार नगरपालिका के किसी भी सदस्य के चुनाव को चुनौती निर्वाचन याचिका से दी जाएगी, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को भी चुनौती जो है वो निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही दी जाएगी। फिर देखिए, ये चुनौती कहाँ दी जाएगी? जिला न्यायाधीश के सम्मुख। तो मैंने वहां बताया था कि नगरपालिका के किसी भी सदस्य के निर्वाचन को चुनौती जिला न्यायाधीश के सम्मुख दी जाएगी, इससे नीचे की अदालत में नहीं दी जाएगी। ठीक है। लेकिन जो निर्वाचन याचिका जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उस याचिका को सुनवाई के लिए अपने अधीनस्थ किसी न्यायाधीश को अंतरित कर सकेगा। ध्यान रखना, देखो, याचिका या आवेदन लगेगा कहाँ? जिला न्यायाधीश के पास ही। और यदि जिला न्यायाधीश के पास टाइम नहीं है तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी याचिका को अपने किसी अधीनस्थ न्यायाधीश को भी सुनवाई के लिए भेज सकता है या सुपुर्द कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निर्वाचन याचिका या तो पराजित उम्मीदवार लगा सकता है। तो देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनौती कौन दे सकता है? तो पराजित उम्मीदवार का मतलब वो आदमी जिसने नगरपालिका संस्था में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा है, या फिर वह सदस्य लगा सकता है जिसका नामांकन रद्द किया गया है। तो देखो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष के निर्वाचन को चुनौती वही आदमी दे सकता है, या तो उसने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और हार गया, या उसने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था लेकिन उसका आवेदन खारिज कर दिया। ठीक है। याचिका निर्धारित अवधि में एवं निर्धारित आधारों पर ही लगाई जा सकेगी। निर्वाचन याचिका के साथ 1000 रुपए की राशि जमा होगी। तो देखो, विशेष वहां पीछे मैंने आपको राशि की बात नहीं की है सदस्यों के मामले में। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को यदि जिला न्यायाधीश की अदालत में चुनौती देनी है तो कितनी फीस अदा करनी पड़ेगी? 1000 रुपए की राशि जमा करवा के ही करनी पड़ेगी। ठीक है। कौन लगा सकता है? या तो पराजित उम्मीदवार लगा सकता है या ऐसा आदमी जिसका नामांकन रद्द कर दिया गया इस मामले में। फिर देखिए, निर्वाचन याचिका की सुनवाई हेतु न्यायाधीश उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगा जो उसे इस हेतु प्रदान की जाए। तो राज्य सरकार जो है ऐसी निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई के लिए जो नियम बनाएगी, उन नियमों और शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इनकी सुनवाई करेगी। फिर देखिए, यदि न्यायाधीश की नजर में याचिका सराहनीय पाई जाती है, मतलब उचित है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि जमा की गई राशि को सरकार के पक्ष में समहत कर दिया जाए। समर्पित का मतलब है फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब है, देखो, जैसे ही ये मान लिया जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को चुनौती जिला न्यायाधीश की अदालत में दी गई है और वो चुनौती उचित लग रही है, तो जैसे ही 1000 रुपए जमा करवाए गए हैं वो सीधे कहाँ डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे? राज्य सरकार के खाते में डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे। तो देखो, सरकार के लिए जमा किए जाएंगे इनको, लेकिन कब? जब न्यायाधीश याचिका को
सराहनीय मानता है, उचित मानता है तभी, अदरवाइज जब तक इसको सराहनीय या उचित नहीं माना जाता तब तक उस 1000 रुपए की राशि को राज्य सरकार के खाते में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। फिर देखिए इसमें सेक्शन 45 में नगर पालिका के मुख्य कृत्य या कार्य, देखो कोर का मतलब होता है हार्ट, मुख्य, केंद्रीय। तो नगर पालिका का मतलब क्या है? नगर पालिका का मतलब नगर पालिक बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, तीनों से। ये बात ध्यान रखना, नगर पालिका शब्द में तीनों शामिल हैं। तो इसके मुख्य कार्य क्या क्या है? तो देखो नगरपालिक संस्थाओं के कार्यों को मोटे तौर पर दो भागों में विभक्त किया गया है। उनमें पहले मुख्य कार्य और दूसरे सहायक या गौण कार्य होते हैं। तो मेन कार्य क्या होते हैं नगर पालिका के? तो देखो प्रत्येक नगर पालिका अपने नगरपालिक क्षेत्र में निम्न कार्यों को युक्तियुक्त उपबंध एवं समुचित व्यवस्था करेगी। मतलब ये कार्य करने के लिए नगर पालिका मुख्यतः उत्तरदायी होती है। क्या क्या कार्य करेगी? पहला देखो लोक स्वास्थ्य, जनता का स्वास्थ्य, नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंध, जल निकास, मल वहन, सार्वजनिक मार्गों की सफाई, हानिकारक वनस्पति को हटाना, अगर कोई जहरीली हानिकारक वनस्पति है तो उसको हटाना, लोक न्यूसेंस को समाप्त करना। लोक न्यूसेंस का मतलब है जैसे किसी ने रास्तों पर अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है तो उसको हटाना। ये कार्य उन सभी स्थानों पर करेगी जो जनता के लिए खुले हों, चाहे वे क्षेत्र नगर पालिका में निहित हो या नहीं। तो जनता के लिए खुले क्षेत्र के ऊपर ये सभी कार्य करने की प्राथमिक जिम्मेदारी, देखो मैंने बताया कोर फंक्शन है, ये मुख्य कार्य, ठीक है। और यही कार्य आगे अपन डिटेल से इस अधिनियम में पढ़ेंगे कि इन कार्यों को करने के लिए राज्य नगर पालिका की सरकार को क्या क्या पावर है, ठीक है। फिर गंदगी, कूड़ा करकट, विष्टा, दुर्गंध, शौचालयों, तहारतों। तहारत किसको कहते हैं? तहारत कहते हैं जो टॉयलेट्स है ना, गटर जिसको अपन कहते हैं, उनको तहारत कहते हैं। मूत्राशय, यूरिनल, मलकूप और हानिकारक या गणोत्पादक पदार्थों को हटाने के लिए सामान्य पात्रों आदि के लिए। तो देखो गंदगी, कूड़ा करकट, विष्टा, दुर्गंध, इन सब के लिए सामान्य पात्रों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की है। सामान्य सी बात है, समझने वाली बात है। और ये सारी चीजें अलग अलग वर्ड जो है आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। फिर सार्वजनिक मार्गों, स्थानों एवं भवनों में रोशनी की व्यवस्था। तो देखो सार्वजनिक मार्ग पर, सार्वजनिक स्थान पर और सार्वजनिक भवनों पर रोशनी की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की है। आग बुझाने, आगे अग्निशमन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आग बुझाने तथा आग लगने पर जीवन व संपत्ति की रक्षा करना, यह भी आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। गणोत्पादक एवं खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों को विनियमित करना। तो गणोत्पादक और खतरनाक प्रकृति के जो व्यवसाय हैं उनको रेगुलेट करना, नियंत्रित करना नगर पालिका का कार्य है। सार्वजनिक मार्गों या स्थानों से बाधाओं को हटाना। तो सार्वजनिक मार्ग, जैसे कोई आदमी काम कर रहा है और किसी ने सड़क के ऊपर बजरी बिखेर कर अपने भवन का निर्माण शुरू कर दिया, तो आने जाने वालों को बाधा होती है, तो उसको हटवाने का काम नगर पालिका का है। खतरनाक भवनों, जैसे एक परमिशन से ज्यादा या किसी ने मतलब खतरनाक भवन का निर्माण कर लिया है जिसको सामान्यतः आवासीय इलाकों में नहीं करना चाहिए। स्थानों को सुरक्षित करना, अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों को हटाना, ये सारे काम किसके हैं? नगर पालिका के। फिर देखिए मृतक व्यक्तियों एवं जानवरों के शवों के निवर्तन। तो मृत व्यक्ति और जानवरों के शरीरों को डिस्पोज करने हेतु स्थान अर्जित करना, कहने का मतलब कहाँ शमशान घाट होगी, कहाँ कब्रिस्तान होगा, कहाँ मृत पशुओं को डिस्पोज किया जाएगा, उनका अनुरक्षण कैसे किया जाएगा, परिवर्तन कैसे किया जाएगा, इनका विनियमन कैसे किया जाएगा, ये सारे कार्य किसके हैं? नगर पालिका के। फिर देखिए सार्वजनिक मार्गों, पुड़ियाओं, नगर पालिकाओं के सीमा चिन्हों, वधशाला, बूचड़खाना जहाँ कसाई जानवरों को काटते हैं, नालियों, मल नालियों, जल निकास संक्रमों, मल नाली संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या होता है? संक्रमण का मतलब होता है जो निर्माण कार्य होते हैं। संक्रमण का मतलब होता है निर्माण कार्य। तो देखो यहाँ जल निकास संक्रमण, जो नाली का निर्माण करना है, मल नाली का निर्माण करना है, स्नानागार, धोबी खाने, पेयजल स्रोत, तालाब, कुएं, बांध या इनके सदृश से अन्य संक्रमण का निर्माण, ठीक है। परिवर्तन व अनुरक्षण करना, तो ये सारे कार्य भी किसके? नगर पालिका के। फिर देखिए सार्वजनिक तहारतों, ये तहारत है, निर्मित नालियों, शौचालयों, मूत्रालयों का निर्माण कराना, ठीक है। नेक्स्ट मार्गों का नामकरण, जैसे
शहर के अंदर अपन कहते हैं कि ये किसी व्यक्ति के नाम से या किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से या किसी स्थानीय चर्चित व्यक्तित्व के नाम से रास्तों का नामकरण किया जाता है, और घरों के ऊपर संख्यांकन करना, ये सारा काम किसका है? नगर पालिका का है। फिर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, तो डेथ, बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है वो नगर पालिका करेगी। फिर देखो नगर पालिक क्षेत्र में उन कुत्तों के परिरक्षण एवं अवरोध की व्यवस्था करना जिनके संबंध में कार्यवाही का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 249 में किया गया है। ये सारे के सारे नगर पालिका के कोर कार्य हैं। इनके अलावा अगला जो मुख्य कार्य है वो क्या है? नगर पालिका की संपत्ति की सुरक्षा हेतु पुलिस अधिकारियों के वेतन हेतु तथा उनके आकस्मिक व्यय हेतु ऐसा भुगतान करना जिसकी अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में राज्य की ओर से पुलिस लगाई जाती है, और नगर पालिका को अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए यदि किसी प्रकार के पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता होती है तो उन पुलिस अधिकारियों के वेतन भत्ते आदि के लिए राज्य सरकार को नगर पालिका को भुगतान करना पड़ेगा। तो ये नगर पालिका का क्या है? कोर कार्य है, मुख्य कार्य है। फिर देखिए, व्यक्तियों, संपत्तियों एवं लोक की सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए विहित या निर्धारित स्वयंसेवी बलों का गठन करना। यदि नगर पालिका क्षेत्र में लोगों की, संपत्तियों की या लोक मतलब सरकारी जो चीजें हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए यदि किसी स्वयंसेवी संगठन या फोर्स का गठन करना है तो उसका गठन भी करने की प्राथमिक या मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की है। फिर विष्टा एवं कूड़ा करकट से कंपोस्ट खाद तैयार करने की व्यवस्था करना। तो शहर से जो मलमूत्र या कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है उससे कंपोस्ट खाद तैयार करने का प्रयास करना भी नगर पालिका की मुख्य जिम्मेदारी है। फिर काजी हाउस, केटल पॉन्ड्स, काजी हाउस या केटल पॉन्ड्स को स्थापित करना एवं उनका रख रखाव करना। जो सार्व मतलब खुले में जानवरों के पानी वानी पीने की व्यवस्था जो है वो तैयार करना, काजी हाउस, केटल पॉन्ड्स की व्यवस्था करना। फिर जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, छोटे परिवार के मानक, महिला कल्याण, बाल विकास को बढ़ावा देना, ये जो कार्य हैं 18 नंबर के बिंदु में ये 2017 से जोड़े गए। तो देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका संस्थाओं को, जिसमें तीनों संस्थाएं हैं, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, छोटे परिवार के मानक, महिला कल्याण एवं बाल विकास को बढ़ावा देने का कार्य नगर पालिका के मुख्य कार्यों में कब से शामिल किया गया? 18 मई 2017 से। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, गंदी बस्ती सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जैसे केरोसिन तेल, चीनी या सस्ते में अनाज जो है, दालें हैं, ये जो जरूरतमंद लोगों को बांटे जाते हैं वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आते हैं, जिसको सामान्यतः शॉर्ट में कई बार लिख देते हैं पीडीएस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, जैसे इंदिरा रसोई योजना वगैरह भी चालू की है, आदि हेतु योजनाएं तैयार करना। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो नगर पालिका की मुख्य जिम्मेदारियां हैं। नेक्स्ट, सड़कों, फुटपाथों, पैदल रास्तों, यात्रियों और माल दोनों के लिए परिवहन टर्मिनल, पुल, ओवरब्रिज, सबवे, फेरीज के फेरीज फेरीज का मतलब फेरी देने वाले जो हैं, फेरीज के निर्माण और रख रखाव सहित संचार प्रणाली और आंतरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना, ये भी नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं। फिर देखो, यातायात अभियांत्रिकी योजनाएं, तो ट्रैफिक के लिए अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग सेवाएं जिसमें निर्माण वगैरह है, या जैसे ट्रैफिक के लिए बत्ती वगैरह लगाना है, मार्ग फर्नीचर है, पार्किंग क्षेत्रों और बस स्टॉप सहित परिवहन प्रणाली। तो बस स्टॉप, पार्किंग क्षेत्र, गाड़ियों को कहाँ खड़ा करना है, ये सारी व्यवस्थाएं करना नगर पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी है। फिर मानव बस्ती के लिए नए क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास हेतु व्यवस्था करना। तो जो कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों में नए क्षेत्रों को या कॉलोनियों को डेवलप करने का काम भी जो है नगर पालिका संस्थाओं का है। फिर उद्यान, पार्क, झरने स्थापित करना, मनोरंजन क्षेत्रों की व्यवस्था करना। अगर किसी नगर पालिका के से जुड़ा हुआ नदियों का किनारा है तो उसको साफ सुथरा रखना तथा भूदृश्य चित्रण द्वारा नगरीय क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण हेतु प्रयास करना। तो उस नगर की सौंदर्य वगैरह जैसे डिवाइडर वगैरह बनाना, उन पर पौधे लगाना, ये सारे नगर पालिका के मुख्य कार्य हैं। फिर समुदाय हेतु महत्वपूर्ण आंकड़े और डेटा एकत्रित करना, कितने लोग हैं, कितने भवन हैं, कितने मार्ग हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने सराय हैं या धर्मशाला हैं, इन सब के आंकड़े कलेक्ट करने की जिम्मेदारी नगर पालिकाओं की है।
फिर जिला या क्षेत्रीय विकास योजना के साथ नगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं को समेकित करना। देखो जिला या क्षेत्रीय, तो जिला स्तरीय जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को उस नगर पालिका को अपनी योजनाओं के साथ जोड़ना। समेकित का मतलब जोड़ना और उनको विकसित करना, ये सारी जिम्मेदारी। तो देखो ये 25 कार्य मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे सेक्शन 45 में। ध्यान रखना नगर पालिका के मुख्य कृत्य जो है वो धारा 45 में है। नगर पालिका के मुख्य कृत्य किसमें? धारा 45 में है। फिर आगे अपन कैसे कृत्य पढ़ेंगे? सेकेंडरी कृत्य पढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना नगर पालिका की मुख्य जिम्मेदारी, ये शब्द आपको खास तौर पर ध्यान में रखना है, कोर फंक्शन। कोर फंक्शन का मतलब है मुख्य या प्राथमिक जिम्मेदारी या कार्य क्या है। तो इस वीडियो में अभी अपन इतना ही देखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो मैंने बताया उस हिसाब से देखेंगे। थैंक यू सो मच।